अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन का ये वैभवशाली प्रशिक्षण केंद्र और जिस संख्या में मेरे भाई बहन यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं दिल से आप सबका ऋणी हूँ। मेरी इतनी बड़ी योग्यता नहीं है या मैं कोई इतना वेल नोन पर्सनैलिटी नहीं हूँ जितनी बड़ी संख्या में मेरे को ऐसा लगता है कि मैं बड़ा हो गया। मेरे को पता नहीं था। थैंक यू। सबसे पहले मैं आदरणीय ए नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूँगा। दोस्तों, ये एक संयोग था कि गुजरात में जिस तरह का आने का मौका मिला और जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया और जिस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी हैं, वो हम सब के लिए अनबिलीवेबल है। बिना किसी जिसको कहना चाहिए कोई भी मैकेनिज़्म ऐसा बीच में नहीं है कि कैसे लोगों के बीच में पहुँचें और कैसे आगे चीज़ें जाएं। हम लोग भी उस वेश में नहीं हैं जिसके प्रति लोगों को कोई बहुत आस्था हो और पहले से एक बैकग्राउंड सेट हो। यदि कोई रामायण पे बोलने आएगा, गीता पे बोलने आएगा, तो पहले से एक आस्था का भाव उसके साथ जुड़ा हुआ है। एक नई चीज़ है, लेकिन जिस तरह का गुजरात की जनता ने जिस तरीके का रिस्पॉन्स किया है वो अपने आप में अनबिलीवेबल है और ये बताती है कि किसी नई चीज़ के लिए हम कितने खुले हुए हैं और क्यों हम इतने आगे बढ़े हैं, उसका भी एक सूत्र यहाँ से समझ में आता है। पहले भी मेरा ये भाव बना रहा और संयोग से मैं बीच में 2 साल गुजरात नहीं आ पाया, देश भर का और जो भी एक रूटीन बना रहा। लेकिन मुझको यहाँ पता चला कि नर्मदा जी का गुजरात में एक बड़ा योगदान है और जो भी सारी स्थितियाँ हैं, ये भी एक संयोग है कि इस ज्ञान का उद्घाटन अमरकंटक में हुआ। आदरणीय नागराज जी, जो मूलतः कर्नाटक के रहने वाले हैं, अभी 97 ईयर्स हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कोई संस्था नहीं बनाई, लेकिन अपने कुछ उनके मूल सवाल थे, उन सवालों को लेके उनकी परंपरा के अनुसार उन्होंने जो भी साधना किया, लेकिन उस साधना से जो निकल के आया, कोई ऐसी चीज़ निकल के आ गई जो शायद हम सब के लिए एक संजीवनी या एक ज़िंदगी देने का काम कर सकती है और कर रही है देश भर में। तो मैं उसको आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। बात कुछ मैं इस तरीके से शुरू कर सकता हूँ, जैसे एक चलती हुई बस में किसी ने खड़े होकर चिल्लाना शुरू किया, रोको रोको रोको। वो क्या हो गया कि उसके पास मोबाइल में जीपीएस सिस्टम था। उसने जीपीएस ऑन किया तो पता चला कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है और उसने उठ के चिल्लाना शुरू किया कि रोको रोको रोको, बस गलत दिशा में जा रही है। और फिर उसने अपना पूरा मोबाइल दिखा के सबको आश्वस्त किया, भरोसा दिलाया कि देखो हम गलत दिशा में जा रहे हैं, या उससे और बेहतर दिशा में, इससे कम रिजल्ट, कम एफर्ट्स में ज़्यादा रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं और एक बेहतर दिशा लिया जा सकती है। तो मैं ऐसा एक बस में बैठा हुआ यात्री हूँ, संयोग से जिसको मोबाइल में जीपीएस का फैसिलिटी मिल गया, और आपके बीच में मैं कुछ शेयरिंग करने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं वो आपके लिए कितना उपयोगी होता है। मुझको अच्छा नहीं लग रहा है मेरे कुछ मित्रों को देखकर जो पीछे बैठने की जगह नहीं है, लेकिन कैसे कुछ हो सकता है आप देख लीजिए। कुछ लोग और आगे सरक जाएं तो सीढ़ियों में और जगह बन सकती है। 14 नंबर रूम में स्क्रीन अवेलेबल है। बाय। चलिए मैं बात को शुरू करता हूँ। इस पूरी बात को कहें तो इसको एक नाम दे सकते हैं। एक नाम आपके सामने दिया गया है कि जीना उत्सव पूर्वक। इसको दूसरा नाम दिया जा सकता है साथ साथ कि उत्सव पूर्वक जीने का विवेक और विज्ञान। उत्सव और जीने को अलग अलग रख सकते हैं क्या, या उत्सव ही जीना है? उत्सव ना हो तो जीना कैसे होगा? उत्सव नहीं होगा तो उसको जीना कहेंगे कि झेलना कहेंगे? झेलना शब्द गुजराती में चलता होगा। उत्सव नहीं होगा तो वो झेलना ही होगा। तो मैं यहाँ से एक बात हम इस पॉइंट पे कर रहे हैं कि हमारा वर्तमान में हम खड़े कहाँ पे हैं वो ठीक ठीक पहचान सकें, जाना कहाँ पे है वो ठीक ठीक पहचान सकें। यदि ये 2 एंड ठीक से पहचान में आ जाते हैं तो यात्रा करने का एक नेक्स्ट स्टेप क्या होगा
वो इवॉल्व धीरे धीरे होता है। तो पहले एक बार ये देखने की कोशिश करते हैं कि खड़े कहाँ पे। तो यदि मैं 2 शब्द आपके सामने रखता हूं, जिंदा रहना और जीना, इन दोनों को डिफरेंशिएट करें, ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? अलग अलग है। यदि मैं कहूं कि जिंदा रहना क्या चीज है, तो बायोलॉजिकली सांस चलती रहे, और यदि मैं पूछूं कि जीना क्या चीज है, उत्सव से कम में क्या जीना होगा? आनंद होगा, उत्सव होगा। तो बेसिकली जब भी हम जीने की बात करते हैं, क्योंकि इसको उल्टा करके हम देख लेते हैं, यदि एक मोमेंट भी कोई फियर के साथ है तो फियर के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? अभाव के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? असुरक्षा के साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? संबंध में गिला शिकवा शिकायत है तो उसके साथ में जीना होगा कि झेलना होगा? इसका मतलब यह हो गया कि चाहे एक मोमेंट ही क्यों ना हो, यदि एक मोमेंट के लिए भी उत्सव मिसिंग है तो उसको हम जीना नहीं बोलते हैं, उसको हम झेलना बोलते हैं। उसको फिर मैं जिंदा रहने की जगह में रखूं कि जीने की जगह में रखूं? तो जिंदा हूं जीने की आरजू में, तो मैं दूसरी भाषा में जीने को कहने जाऊं तो मुझको लगता है कि स्वयं में विश्वास के साथ ही जीना होता है। यदि विश्वास को कहने की कोशिश करूं कि विश्वास अपने आप में काफी एक ब्रॉड टर्म है, मैं कॉन्क्रीटली ऑब्जेक्टिवली अपने आप में कैसे देखूं कि एग्जैक्टली जब आप विश्वास बोल रहे हो तो मैं क्या चीज देखूं, तो फिर से उसको नेगेटिवली टाइट किया जा सकता है। तो 3 चीजों को मैं आपके सामने कह सकता हूं कि जब विश्वास नहीं है तो क्या नहीं होगा, क्या होगा। तो एक चीज है भूतकाल की पीड़ा, दूसरी चीज है वर्तमान से विरोध, तीसरी चीज है भविष्य की चिंता। एक आदमी की जिंदगी में जितनी नेगेटिविटी हो सकती है, जितना दुख हो सकता है, इसको 3 पॉइंट में समराइज कर सकते हैं। या तो हमारे पास्ट में कुछ ऐसा गुजरा है जो हमको आज भी याद करने से दुख देता है, हमारे वर्तमान में कुछ ऐसा है जिसके प्रति मुझको विरोध है, मुझको लगता है कि ये ठीक नहीं है, मेरी शक्ल ठीक नहीं है, मेरी योग्यता ठीक नहीं है, मेरी जॉब ठीक नहीं है, सास ठीक नहीं है, बहू ठीक नहीं है, एजुकेशन ठीक, कुछ भी हो सकता है, ये पॉलिटिकल सिस्टम ठीक नहीं है। तो कोई ऐसी चीज है जिससे मेरा विरोध है, भविष्य की चिंता, ये सब तो बताने की आवश्यकता नहीं है, अपने पास पर्याप्त। तो यदि एक जनरल ट्रेंड देखें तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ, एक जनरल ट्रेंड देखें तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? उम्र के बढ़ने के साथ साथ देखें, कोई बात नहीं, पड़ोसी का सहयोग ले। तो उम्र के बढ़ने के साथ साथ यदि ये बढ़ता हुआ दिखाई देता है ना, मैंने पहले भी चर्चा की है, बच्चों का उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों और पेरेंट्स के बीच में संवाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का टीचर्स के प्रति सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का हमारे सिस्टम्स के प्रति, चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम है, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर है, चाहे वो न्याय है, या तमाम एजुकेशन है, इन सब के प्रति हमारा विश्वास बढ़ता हुआ दिखाई देता है कि घटता हुआ दिखाई देता है? जब इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं और नज़दीक आ जाएं, तो हमने दुख अपनों से पाया कि परायों से पाया? अभी चुप हो गए, जोर से बोलो। अपनों से। एक और सोचनीय बात है कि हम अपनों को दुख देना चाहते हैं कि सुख देना चाहते हैं? आप बोलते जाओ साथ साथ। वो हमको सुख देना चाहते हैं कि दुख देना चाहते हैं? हम उनको सुख देना चाहते हैं, वो हमको सुख देना चाहते हैं। मैं कितने बच्चों को देखता हूं जिनका पढ़ने में मन नहीं है, लेकिन बच्चे के नहीं पढ़ने से मम्मी दुखी हो जाएगी तो बच्चा किताब लेके सामने बैठा रहता है, कम से कम मम्मी खुश रहे, मेरे को पढ़ना तो नहीं है।
बच्चा मम्मी के लिए कितना सोचता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जिन भाइयों ने एक थाली में खाया था उनका बंटवारा होता है। हालांकि मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगा, मैं 92 में जॉब से रिज़ाइन करके निकला था और लगभग 22-23 साल की यात्रा के बाद, लगभग 20 साल की यात्रा मानिए, मैं गुजरात आया तो मुझको ऐसे लगा कि जैसे मुझको मेरा पेमेंट मिल गया। वो इसलिए मुझको ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारी सरकारों ने जिस तरह से देश चलाया है, कई बार तो ऐसा लगता है कि योजनाबद्ध तरीके से समाज और परिवार को खत्म किया है ना। कि जिस तरह की तमाम योजनाएं चलती हैं और वोट बैंक पॉलिसी के चक्कर में जिस तरह के तमाम निर्णय लिए जाते हैं, यदि एक बच्चे के जन्म होने से लेके उसकी तमाम सुविधाओं की जिम्मेदारी राज्य सरकार ही ले लेती है, तो एक माँ बाप किस गर्व के साथ कह सकेगा कि हमने तुम्हारा पालन पोषण किया है। एक बच्चा किस गर्व के साथ बड़ा होगा कि मुझको मेरे माँ बाप खाना नहीं खिला सके, 2 रुपये किलो चावल और तमाम सुविधाओं के साथ मैं बड़ा हुआ हूँ। एक बच्चे को साइकिल से लेके, बुक्स से लेके तमाम, तो कैसे फैमिलीज को एम्पावर किया जाए कि फैमिली अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके, ताकि बच्चों की कृतज्ञता उनके माँ बाप के प्रति हो कि सरकार के प्रति हो। ये अपने आप में एक सोचनीय बात है। तो दोस्तों जिस तरीके का पूरा वातावरण बना है, समाज सरकार के लिए है कि सरकार समाज के लिए है? सरकार समाज के लिए है। तो इन सब मुद्दों ने परेशान किया और विशेष रूप से नॉर्थ इंडिया में जब देखते हैं तो समाज तो खत्म दिखाई देता है, समाज का पूरी तरह से राजनीतिकरण हो गया है ना। और अब एक ही चीज लगती है कि सबको एमएलए बनना है, सबको एमपी बनना है, और इन तमाम चीजों के मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। लेकिन अब बात किससे करें, है ना। मैडम जैसे लोग बहुत कम हैं, लेकिन जब कोई काम भी शुरू करें तो सरकार बदल जाने से, ऑफिसर बदल जाने से फिर से जीरो से शुरू करो, क्योंकि बाकी लोग जो आएंगे वो कितना उसको कंटिन्यू करेंगे नहीं मालूम। समाज को ढूंढने जाओ तो समाज मिलता नहीं है। तो पहली बार जब मैं गुजरात में आया, और मैं तो ये सोच के नहीं आया था कि इतना लंबा काम चलेगा और इतने सारे लोग मिलेंगे, लेकिन जिस तरीके से समाज को देखा, जिस तरीके से समाज के बनाए हुए ह्यूज एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन से लेके, सेवा के स्ट्रक्चर से देखे, और अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन भी उसका एक एग्जाम्पल है। एक समाज इतना अवेयर हो सकता है, वो किन्हीं नई चीज़ों को सुनने के प्रति, किन्हीं नए रास्तों को देखने के प्रति इतना अवेयर हो सकता है, और वहाँ होटल का नाम सासू माँ हो सकता है। एक ससुर अपनी होने वाली बहू को लेकर शिविर में आ सकता है, ये नॉर्थ इंडिया में नहीं हो सकता। एक ससुर अपनी होने वाली बहू को लेकर रोज शिविर करने आता है, वो अपने घर से निकलता है, अपने होने वाली बहू को लेता है और वो शिविर करने आता है, ये इधर ही हो सकता है। तो जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग पारिवारिक परंपरा है ना, मैं होटल खाना जाऊंगा तो होटल खाना खाने के लिए निकला हूँ तो उधर रास्ते से अपनी सास को भी लेते जाता हूँ, तुम भी चलो साथ में खाना खा के आएंगे। तो ये जो पारिवारिकता की ताकत है, ये जो आस्था की ताकत है, ये इतनी बड़ी ताकत है। और ये समाज की जिस तरह की ताकत मैंने यहाँ के सेवा की प्रवृत्तियों में, जिस तरह की तमाम, मैं लगभग पूरे गुजरात में कम ज़्यादा घूम के मैंने देखा कि समाज की एक बड़ी ताकत मौजूद है। और मैं दिल से इस बात को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि समाज और सरकार आमने सामने खड़े हैं। आप नॉर्थ इंडिया में देखेंगे तो वो शासन फ्यूडल स्टाइल से चलता है आज भी, लेकिन यहाँ वो गैप उतना बड़ा नहीं है। समाज और शासन, मुझको याद है एजुकेशन डिपार्टमेंट का चिंतन शिविर में मैं आया था, सारे आईएएस, सारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के 180 लोग, और उसमें एजुकेशन मिनिस्टर और सेक्रेटरी ऐसे बात करते थे जैसे एक परिवार के 2 जिम्मेदार लोग अपने परिवार की प्रॉब्लम की चर्चा कर रहे हो। मैं तो इन सारे दृश्यों को देख के ऐसा लगा कि अब मैं 2-4 साल आराम भी करूँगा तो अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, जो भरोसा आपने दिया, जो एक हिम्मत आपने दी कि नहीं, चीज़ें बची हुई हैं, और इस देश की संस्कृति, इस देश की धरोहर, इस देश की ताकत जो कहीं पारिवारिकता में है, जो कहीं आस्था में है, और शायद हम बिजनेस को वो विशाल रूप भी इसलिए दे पाए हैं कि कहीं ना कहीं हमारा परिवार बिजनेस की जड़ों के साथ, बिजनेस को हमारे परिवार की जड़ें सींचती हैं। तो जब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो लगता है कि कैसे
यदि यहाँ एक जगह ये उपलब्ध है तो देश में फिर से हम चीज़ों को रिवाइव कर सकते हैं। जब इन सारी चीज़ों को देखने गए तो जिस तरीके से हमने चीज़ों को टूटते हुए देखा तो उसमें पता चला कि यदि स्वयं में विश्वास है तो इसका रिफ्लेक्शन संबंध में विश्वास है। यदि संबंध के साथ विश्वास है तो जो तृप्ति, मैं अभी एक चर्चा कर रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में ये पाया कि जिन फैमिली में हस्बैंड वाइफ रिलेशन और फ्रेंड्स के साथ में और अपनी फैमिली के साथ में इमोशनली आदमी बहुत बढ़िया से ग्राउंडेड है, उसका रिलेशन गहरा है, इस तरह के आदमी में इमोशनल इनसिक्योरिटी बहुत कम मिलती है। और जब भी ज़िंदगी में बड़े निर्णय लेने का समय आता है तो आदमी की इमोशनल ताकत काम आती है। उस समय उसका इंटेलेक्चुअल, उस समय उसका पैसा उतना साथ नहीं देता। जितना वो इमोशनली स्ट्रांग होगा उतने वो बड़ा रिस्की निर्णय ले पाने में सफल होता है। ऐसा व्यक्ति आइडेंटिटी क्राइसिस के साथ नहीं होता है। कोई भी मिला तो मेरे को लगता है कि मैं कैसे इंप्रेस कर दूँ, मैं इसको कैसे डोमिनेट कर लूँ। यदि ऐसे व्यक्ति के साथ सामने आदमी आता है, वो उसको भाई जैसा फील करेगा, वो सहयोग का भाव रखेगा, वो उसका कॉम्पिटिटर नहीं होगा, वो उसका सहयोगी होगा। तो ये फैमिली की जो जड़ें हैं और फैमिली की जो ताकत है, संबंध की जो ताकत है, यदि ये ताकत होगी तो वो ताकत मेरी आइडेंटिटी क्राइसिस नहीं होगी। और ऐसी ताकत नहीं होगी तो धीरे से हम इसको और विस्तार में जाएंगे तब देखेंगे। तो एक फैमिली में जो अभाव की मानसिकता है, ये अभाव से मुक्ति को जन्म देगा। मैं इसके विस्तार में समय मिलने से जाऊंगा। तो यदि शॉर्ट में कहा जाए, मैं एक बात आपके सामने कहना चाहता हूं। देखिए, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है एक एमपी के पीछे 20 लाख लोग होते हैं। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 20 लाख लोग एक आदमी से जाके मिल सकें और उसके आचरण को देख सकें? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि 20 लाख लोग आके एक आदमी से मिल सकें या एक जाके 20 लाख लोगों से मिल सके? तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जहां तक हम चले आए, ये उपलब्धि है कि क्योंकि बहुत सारे देशों में अभी तो सभी को वोट डालने का भी अधिकार नहीं। हम कम से कम उन देशों में हैं जहां एक व्यक्ति की वैयक्तिक स्वतंत्रता का सम्मान हमारे संविधान में सुनिश्चित होता है, लॉ एंड ऑर्डर में सुनिश्चित होता है। लेकिन अभी यात्रा शेष है। अभी यात्रा शेष इस शर्त में है कि अभी भी इन तमाम चीज़ों की तरफ जाएंगे तो लगता है कि नहीं, अभी प्रॉब्लम्स हैं और उनको कैसे हैंडल किया जाए। यहाँ मैं एक शेयरिंग आपसे करना चाहता हूँ कि धरती की किसी भी व्यवस्था के मॉडल ने अभी तक परिवार को व्यवस्था की इकाई नहीं माना है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ आप तक पहुँच रहे? जैसे हमारे पास दो प्रकार के मॉडल हैं। एक प्रकार का मॉडल ये है कि व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है, जिसको हम लोकतंत्र मानते हैं। एक तरफ हिंदू कंट्री, मुस्लिम कंट्री की बात हम भी करते हैं। तो हमको दो प्रकार के मॉडल हमारे सामने हैं। एक तरफ या तो व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है या हम संप्रदाय के आधार पर एक व्यवस्था की कल्पना कर रहे हैं। ये दो के अलावा एक राजा की परंपरा हुआ करती थी, उसको हमने पहले ही फ्लॉप शो मान के छोड़ दिया। तो किसी भी मॉडल ने परिवार को व्यवस्था की इकाई के रूप में नहीं स्वीकारा। इसका मतलब है कि यदि परिवार के व्यवस्था में होने का आत्मविश्वास हमको नहीं आता है तो हम क्या किसी बड़ी समाज की व्यवस्था की कल्पना कर पाएंगे? सवाल इस बात का है ना। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये जो फ्लैट्स रहते हैं उनकी वेलफेयर सोसाइटी होती है। अभी मैं संयोग से दिल्ली में था और एक सज्जन थे जो वेलफेयर सोसाइटी में थे और बाद में एमएलए हो गए और वो शिविर में थे। तो वो शेयर कर रहे थे, बोले हमारी जब सोसाइटी का इलेक्शन होता है तो फैमिली का एक वोट होता है और जो ओनर है वही वोट करेगा, किराएदार वोट नहीं करेगा, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिसने ओन नहीं किया है वो वोट नहीं करेगा। अब यदि आप बताइए, यदि फैमिली का एक वोट है और फैमिली का एक मेंबर कहता है कि मैं इसको दूंगा, दूसरा कहता है तो मैं इसको दूंगा, अब क्या करना पड़ेगा? फैमिली को बैठ के बात करना पड़ेगा। यदि मैं इसको नहीं देने के लिए बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं? यदि मैं इसको देने के लिए बोल रहा हूं तो मैं क्यों बोल रहा हूं? तो बाय डिजाइन ये निकल गया कि फैमिली को आपस में बैठ के बात करने की जरूरत है। से फॉर एग्जांपल ये निकल के आया भी कोई भी ठीक नहीं है तो चलो पूरी फैमिली जो है नोटा करेगी, है ना, और क्या होगा? या पूरी फैमिली किसी एक को देगी। तो बाय डिजाइन ये निकल के आ गया कि परिवार को साथ बैठ के राजनीतिक चेतना और राजनीतिक परिस्थितियों पे बात करने की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है तो गाड़ी किधर जाएगी? सबकी अपनी मर्जी।
तो हम कैसा डिजाइन करें कि वो परिवार वाकई, यदि एक परिवार में 4 लोग एक मत नहीं हो सकते, अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ ये अपने आप में कंप्लीट है, पर ऐसा सोचने की अपने विचार की श्रृंखला को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि कैसे हम परिवार को परिवार व्यवस्था की इकाई होगा तो हम किसी बड़ी व्यवस्था की कल्पना को कर पाएंगे। जो थोड़ा सा आगे बढ़े तो 2 चरणों में कह सकता हूँ। एक तो मैं उसको कह सकता हूँ कि यदि संबंध में विश्वास है तो उसमें दूसरी भाषा में कह सकता हूँ कि शिकायत मुक्त संबंध। ऐसा एक मानव चाहता है कि सभी मानव चाहते हैं? तो एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे यह है कि जब भी हमको लगे कि कोई चीज प्रैक्टिसेबल है कि नहीं है, हम उसके एक स्टेप नीचे आ जाएं और उस पर यह चर्चा करें कि ये मेरी आवश्यकता है कि पूरे संसार में सभी मानव की आवश्यकता है। तो संबंध में तृप्ति हो, ये मेरी आवश्यकता है कि सभी मानव की आवश्यकता है? मैं इसकी उस पॉसिबिलिटी पे विचार कर रहा हूं कि आप कहो कि नहीं ये तो पॉसिबल नहीं है। यदि संसार में सभी लोगों की आवश्यकता है और ये संभव नहीं है, तो आदमी अधूरेपन के साथ जीने के लिए बाध्य है या वो पूरा हो पाएगा? यदि अपनों के साथ शिकायत है तो क्या वो तृप्ति के साथ जी पाएगा? यदि अपनों के साथ शिकायत है, मेरे को अपनों के साथ मेरे को घर में जीने का कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो क्या मैं संसार में जीने का कॉन्फिडेंस पालूंगा? इसका मतलब यह हुआ कि यदि अपनों के साथ जीने का कॉन्फिडेंस आ गया तो मुझको लगेगा कि हाँ, संसार में बाकी के साथ भी जिया जा सकता है। तो बात यह निकल के आई कि हम प्रकृति को पूर्ण मानते हैं कि अपूर्ण मानते हैं? पूर्ण मानते हैं। इस पूर्ण प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ इकाई मानव है, और यदि मानव संबंध में, और उसका यह हाल है, तो यदि मानव संबंध में एक गुंजाइश करें कि भाई ये संभव पॉसिबल ही नहीं है कि संबंध में शिकायत ना हो, तो आदमी अपने अधूरेपन के साथ जीने के लिए यदि बाध्य है, तो क्या हम ये कह पाएंगे कि ये प्रकृति अपने आप में पूर्ण है? इसका मतलब है मां से बच्चा पैदा होता है तो दूध की व्यवस्था पहले से रहती है कि बच्चा होने के बाद ढूंढते हैं? पहले से रहती है। यदि इस धरती पे ये मानव इवॉल्व हुआ है, इसका मतलब है कि उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की कोई व्यवस्था धरती पे पहले से मौजूद है। हो सकता है हमसे ढूंढने में कुछ गलती हुई है। तो दोस्तों, आज यदि हम देखें, आज जितने लोग हम यहाँ बैठे हैं, हमारे परिवार में जो प्रॉब्लम्स हैं वो संबंध की कमी के कारण है कि साधन की कमी के कारण है? और साधन जैसे जैसे बढ़ता गया प्रॉब्लम घटती गई कि और बढ़ती गई? जो संबंध को लेके प्रॉब्लम थी वो तो नहीं घटी, है ना? साधन को लेके जो ऐशो आराम मिला, कंफर्टेबल जोन मिला, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, है ना? लेकिन इससे एक बात तो समझ में आती है कि संबंध की प्रॉब्लम हमारी मेजर प्रॉब्लम है। और आज भी आदमी, हम कहते हैं कि संबंध एब्स्ट्रैक्ट चीज है और फिजिकल चीजें ऑब्जेक्टिव है। सारी जिंदगी की कमाई किस पे खर्च कर देते हैं? सारी जिंदगी की कमाई मतलब कोई फिजिकल चीज है ना, ऑब्जेक्टिव है, उसको किस पे खर्च कर देते हैं? परिवार पे। परिवार एकदम नॉन वायबल चीज है भाई। बिजनेस मॉडल एकदम परिवार का एकदम बिजनेस मॉडल नहीं बनेगा। खर्चा करते रहो, आता कुछ है ही नहीं, एकदम फ्लॉप बिजनेस मॉडल है परिवार। इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी की सारी फिजिकल रियलिटीज किसके लिए समर्पित हैं? परिवार के लिए, संबंध के लिए। तो जिसको हम एब्स्ट्रैक्ट मानते हैं, जिसको हम इंटेंजिबल मानते हैं, उसके लिए तो मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट मानूं कि ऑब्जेक्टिव मानूं? मेरे लिए फिजिकल रियलिटी जितनी बड़ी रियलिटी है, विश्वास उससे बड़ी रियलिटी है कि उससे छोटी रियलिटी है? जिंदगी में एक दिन भूखा रहूंगा चलेगा, अपनों का विश्वास टूट गया उसके बाद तो पंखा ही काम आता है। हाँ, सुसाइड में भी बड़ा मामला संबंधों में टूटन का है। फिजिकल लॉस को आदमी सहन कर जाता है, लेकिन जो अपनों का लॉस है, जो इमोशन का लॉस है, उसको आदमी बर्दाश्त करने में मुश्किल जाती है। तो काम की बात यह निकली कि संबंध शिकायत मुक्त हो सकता है, एक इसकी आवश्यकता है। दूसरा, परिवार अभाव से मुक्त हो सकता है।
होने की आवश्यकता है कि नहीं? कितने परिवार ऐसे होंगे आपकी जानकारी में जो ये कह सकें कि मेरे परिवार में किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, मेरे परिवार में जितनी भौतिक वस्तुएं हैं, जितनी भी फिजिकल चीजें हैं, उनकी जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध है, और ये भाव हमेशा बना रहता है, और मेरे पास बहुत टाइम है, क्या करूं? कितने परिवार ऐसे होंगे? किसी संबंध में कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है, जितनी हमारे परिवार की आवश्यकता है उससे अधिक उपलब्ध है, और यह भाव हमेशा बना रहता है। ऐसे कितने परिवार होंगे? बहुत मुश्किल। कितना बड़ा धन और पद होने से हमारे बच्चे हमारा सम्मान करेंगे? कितना पैसा होने से, पति पत्नी के बीच में प्यार शब्द यूज नहीं करूं, ये खतरनाक है थोड़ा, कितना पैसा होने से पति पत्नी के बीच में विश्वास इस्टेब्लिश हो जाएगा? कितना पैसा होने से मैं अपने भीतर की असुरक्षा से मुक्त हो जाऊंगा? ये वो जगह है जहां प्रॉब्लम्स के रूट है। इस शिविर को जब शुरू करते हैं तो यहां से शुरू करते हैं कि जो भी कहा जा रहा है उसको आपको मानने की आवश्यकता नहीं है, और आप पूरा असहमति के मोड में रहिए। आप नकारने की जितनी ताकत के साथ खड़े हो सकते हैं, समझने की जिम्मेदारी के साथ आप पूरी ताकत से नकारिए, क्योंकि यदि सच है, यदि सही है, वो कैसा होगा? यदि सही है तो वो यूनिवर्सल होगा, लॉजिकल होगा, प्रैक्टिसेबल होगा, रेप्लिकेबल होगा। सत्य मेरा या आपका नहीं है, वो तो नेचर का नियम है। तो यदि वो सत्य होगा तो टिकेगा, नहीं टिकेगा तो कोई बात नहीं। तो यदि अभी हमको ये स्वीकार होता है कि ये एक ऐसा एरिया है, तो मैं ये कहना चाहता था कि यदि मानव की जिंदगी में देखें तो 5 चीजें हैं, 5 ऐश्वर्य बाय नेचर मानव को उपलब्ध हैं। रूप, बल, धन, पद और बुद्धि। कैसा रूप होने से संबंध में कभी शिकायत नहीं होगी? शरीर कैसा हो कि संबंध में कभी अतृप्ति नहीं होगी? पहले ना रूप यहां तक होता था, आजकल रूप नीचे तक आ गया है। और लड़के लोग तो आजकल वो 6 एब्स क्या बोलते हैं, जो कि हर मजदूर के शरीर में पाए जाते हैं। इतना ही मन है एब्स का तो जयंती मैडम के साथ चले जाओ, किसी गांव में काम करो, कम से कम कुछ उपयोगी काम भी होगा और एब्स भी बन जाएगा। तो कोई भी हमको पागल बना देता है और कितनी सारी दुकानें चल जाती हैं, है ना? तो सवाल इस बात का है कितना पैसा होने से, उसकी चर्चा मैंने कर दी। कौन सा पद होने से इधर एंट्री मिलेगी? तो भाई साहब इन 4 की तो इधर एंट्री नहीं है, इन 4 की तो इधर एंट्री नहीं है। पति पत्नी का झगड़ा एक अशिक्षित आदमी के घर में, एक मोस्ट शिक्षित के घर में, बिना पद वाले के और टॉप मोस्ट पद वाले के यहां
हिंदू हो मुस्लिम हो, इस मामले में काफी समानता है। बेटा बात नहीं मान रहा है, बोलो देख यार मैं होम मिनिस्टर हूं, उधर तुम्हारा होम मिनिस्टर नहीं चलता, उधर तुम्हारी कोई मिनिस्टर नहीं चलती। इसका मतलब यह हुआ कि जिंदगी की जगह में तो एंट्री नहीं है। अच्छे अच्छे पति जिनकी बाहर बहुत चलती है, इधर नहीं चलती। इसका मतलब है वो सारी चीजें यहां काम ही नहीं आ रही हैं जिनके लिए जिंदगी भर मेहनत कर रहा हूं। तो मैं क्या मेहनत करूं यार, एट द एंड ऑफ द डे लगे यार मुट्ठी में कुछ आया। दुनिया को बताने के लिए बहुत कुछ है, घर में हालत बहुत पतली है, अकेले में बैठा हूं तो क्या बता दूं मैं अपने आप को यार, बैठे बैठे भी खुशी लगे। तो इसका मतलब है, मैं बहुत इस बात को सिंसियरली कहना चाहता हूं, हमारी सारी दौड़ किसके लिए है? रूप के लिए, बल के लिए, धन के लिए, पद के लिए, जिसकी जिंदगी में एंट्री नहीं है, एंट्री ही नहीं है। और जिसकी एंट्री है उसकी हमारी योग्यता नहीं। क्या चीज की योग्यता? क्या चीज की योग्यता? शिकायत मुक्त संबंध हो जाए। मैं बेसिकली कंप्यूटर इंजीनियर हूं, मैं कहीं भी कंप्यूटर को देखता हूं तो मेरा बड़ा अपनापन सा लगता है, क्योंकि मैं उसको हैंडल कर लूंगा। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो कोई आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आता था तो हम झंडा खड़ा कर दिया करते थे कि आउट ऑफ सिलेबस है, मार्क्स मिलना चाहिए। अब शादी हो गई, ये तो एकदम आउट ऑफ सिलेबस है। मेरी इंजीनियरिंग में कोई चैप्टर ऐसा नहीं था कि पत्नी नाराज हो तो उसको कैसे, उसको कौन सा सर्किट देखूं। अब पत्नी को बोलूं ये आउट ऑफ सिलेबस है। इसका मतलब है कि जब हम एक इंजीनियर तैयार करते हैं तो वो इंजीनियर किसी का पिता है, किसी का बेटा है, किसी समाज में रहता है, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में रहता है, किसी बाजार के सिस्टम में रहता है, वो किसी ये पूरे एनवायरनमेंट के लिए जिम्मेदार है। नहीं, मैं तो इंजीनियर हूं। कैसा आदमी पैदा कर रहे हैं? कभी कभी देख के मैं इतना आहत होता हूं, कितनी मासूम लड़की को कैसा बेहुदा आदमी मिल जाता है, जिंदगी भर उसको झिलाता है भाई, है ना, या वैसा वर्षा, है ना। तो जिस जिंदगी से हमने इतनी खूबसूरती की, इतनी खुशी की तमन्ना की है और दिल से उन खुशियों की ऊंचाइयों को छूना चाहा है, कैसे एक एक कदम पे हमारी सारी, वो बोले क्या बोलते हैं, हर ख्वाहिश, और क्या हो गया उसको, है ना, हजारों ख्वाहिशें, हर कितने उचक उचक के बोला है। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इधर हम एकदम अनपढ़ हैं। देखो मैं एक घटना को देखता हूं, 40 साल पहले देश में कितने प्रतिशत लोग पढ़े लिखे होते थे? बहुत कम लोग पढ़े लिखे होते थे। तो मैं यदि कहूं जो ऐसा जीता है उसका, इसका नाम समझ है। जिसको अभी रोजमर्रा की जिंदगी में हम बुद्धि शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली आदमी की विश्लेषण करने की क्षमता है, एनालाइजिंग कैपेसिटी है। वो बुद्धि नहीं, हम शब्द का गलत इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का मतलब है निश्चयात्मक स्वीकृतियां, बुद्धि का मतलब है रियलाइजिंग द एग्जिस्टेंस। नेचर जैसा है उसकी अनुभूति, वो बोध है। बोध का मतलब है कि हमने रियलिटी में कोई नियम था उसको पकड़ लिया है और वो कभी नहीं बदलता है क्योंकि वो नियम है। तो बेसिकली बुद्धि शब्द का हम दुरुपयोग कर रहे हैं, या उसका हम, वो वहां नहीं यूज होना चाहिए, है ना। तो सही अर्थों में देखा जाए तो सारा ये मंगल तक जाने का काम बेसिकली विश्लेषण की क्षमता का है, वो तर्क की क्षमता है आदमी की, विश्लेषण की क्षमता है। तो सही अर्थों में बुद्धि का काम तो इधर है। बुद्धि का काम हुआ है
इसका मतलब है कि मेरे को जीना आ गया है, इसका नाम जीना है। जीने का मतलब है कि संबंध में तृप्ति हो जाए और परिवार में अभाव से मुक्ति हो जाए, तो सही अर्थों में जीना हो जाए। ये मेरे समझने का प्रमाण है। यदि मेरा परिवार ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा? यदि मेरा परिवार ऐसा हो गया तो मैं क्या करूंगा? हैं? यदि मेरा परिवार ऐसा हो गया, यदि मेरा परिवार ऐसा हो गया तो बहुत नेचुरली मैं दूसरे परिवारों के साथ ऐसा करूंगा, दूसरे परिवारों के साथ। और यही अखंड समाज का सूत्र है। क्योंकि सूत्र यह है, जो जिसके पास है वह उसको बांटेगा ही। कंफ्यूज्ड आदमी क्या बांटेगा? दुखी आदमी क्या बांटेगा? जिसके पास सॉल्यूशन है, समझ है, प्यार है, अपनापन है, वो क्या बांटेगा? है ना? जिसके पास समझ है वो समझ बांटेगा ही, क्योंकि जो भरा हुआ है वो छलकता है। यदि मेरा परिवार ही अभाव के साथ है, शिकायत के साथ है, तो मैं देने की मानसिकता में होऊंगा कि लेने की मानसिकता में होऊंगा? मैं तो पहले से ही खाली हूं, तो खाली तो लेने की मानसिकता में रहेगा, मेरे को मिलेगा कहां से? तो ये देने की मानसिकता में नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि यदि मैं भरा हुआ हूं तो मैं छलकूंगा। तो जब मैं ये बोलता हूं तो लोग बोलते हैं, पर ये पैसे वाले तो पैसा नहीं बांटते हैं। ये आप बोलते हो कि जिसके पास जो है वो उसको बांटता है, तो पैसे वाला तो पैसा नहीं बांटता है। क्या लगता है आपको? है? सही है? हाँ, ये दूसरा प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम ऐसा है कि एक तो साधन की कमी है, दूसरा कमी का एहसास है। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसको साधन की कमी भी है, कमी का एहसास भी है। पड़ोसी की गाड़ी और पड़ोसन की साड़ी, ये जिंदगी भर आदमी को उभरने नहीं। सारे कॉन्फिडेंस की ऐसी की तैसी हो जाती। बहन जी को किसी ने कह दिया कि बहन जी ये तो वही साड़ी है पिछले बार वाली। अब सीता जी जमीन में कैसे गई थी नहीं मालूम, बहन जी 6 फुट नीचे, है ना? मैं किस गाड़ी से आता हूं और किस पद से बिलोंग करता हूं, यदि ये मेरे सम्मान का आधार है ना? अरे एक लोहे का टपरा मेरा सम्मान का माध्यम नहीं हो सकता भाई। अल्टीमेटली एक लोहे से बनी हुई चीज है ना, एक लोहे से बनी हुई चीज है, पदार्थ है। मैं एक ऐसा मानव जो पूरे एग्जिस्टेंस को समझने का सामर्थ्य रखता हूं, ये इतना बड़ा आदमी, इसकी पहचान साड़ी गाड़ी में निपट जाती है। तो मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है कि मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से 10,000 साल और हमारे वेद पुराणों के हिसाब से लाखों साल के इतिहास में क्या हमको सम्मान समझ में आया? कितने लोग होंगे जो सामान से सम्मान की तलाश में हैं? कितने लोग हैं जो सुविधा से सुख की तलाश में हैं? कितने प्रतिशत होंगे? जोर से बोलो। ज्यादातर 95, 99। इसका मतलब है, आप अन्यथा मत लेना कि 99% या 95% का ऊपर वाला माला खाली है। यह प्रमाणित है। यदि सामान से सम्मान की तलाश है, सुविधा से सुख की तलाश है, तो उसके भीतर के विश्वास की स्थिति क्या होगी? ठीक? इसका मतलब है यदि अपने में विश्वास नहीं है तो रिलेशन को हैंडल करने की स्थिति कैसी होगी? है ना? एक डॉक्टर इसलिए है क्योंकि वो कितना भी सीवियर केस होगा उसको देख के परेशान नहीं होता है। सर फटा हुआ आया, उसको देख के डॉक्टर बेहोश हो गया।
अब डॉक्टर के इलाज की जरूरत है कि पेशेंट के इलाज की जरूरत है? तो इसका मतलब ये निकला जो मैं तो इसका ये मतलब निकला, तो कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं और कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं? कितने प्रतिशत लोग जी रहे हैं, कितने प्रतिशत लोग जिंदा हैं जीने की आरजू में? हाय हाय, मैं तो बोला था भाई देखो इस बात को बोलने में 7 दिन लगता है, और आप बोलते यार 1 घंटे में कुछ कहो, तो कैसे होगा? अब 7 दिन का समय होता तो आपसे गाना सुन लेते। तो देखिए एक पार्ट में पूरा, मेरे सामने घड़ी रहनी चाहिए 7:35। तो एक बात तो निकल के आ गई कि यदि मैं चर्चा ये आपसे ना करता और मैं आपसे पूछता कि हम लोग जी रहे हैं कि जिंदा हैं, तो आप क्या जवाब देते? जी रहे हैं। किसको जीना मानते हैं? किसको जीना मानते हैं? गाड़ी में एसी और घर में एसी आ गया तो जीना हो गया। तो जिनके पास साइकिल है वो जिंदा हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं वो जीते हैं, ऐसा एक, आप सहमत हैं इस बात से? सामान्य जो कंडीशनिंग है जिंदा और जीना रहने के प्रति, वो साधन नहीं होने की और साधन होने की बात हम कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ साधन की कमी भी है और कमी का एहसास भी है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके यहाँ साधन की कमी नहीं है लेकिन कमी का एहसास है। साधन की कमी नहीं है ये उसको लगता है कि पड़ोसी को लगता है? उसको लगता होता तो इधर भी ठीक हो जाता है ना। इसका मतलब वो किसी से तो गरीब की गरीबी कितने की? कुछ हजारों की, कुछ लाख की। अमीर की गरीबी कितने की? अरबों की। और यहां तो एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या निकला? वो पैसा क्यों नहीं बांटता है? क्योंकि उसकी गरीबी और बड़ी हो, तो देख रहा है कि आपसे मिल जाए। हम क्या चाहते हैं? अभी तक हमारे पास कितना मॉडल है? हमारे पास 2 ही मॉडल है, या तो गरीबी का मॉडल है या हमारे पास अमीरी का मॉडल है। हम क्या मॉडल चाहते हैं? साधन की कमी भी ना हो, कमी का एहसास भी ना हो, और मुझ में ही ना हो, सभी में ना हो, मेरे परिवार के सभी लोगों में ना हो। बहुत से लोग बोलते हैं यार पैसे का दबाव तो पत्नी की तरफ से आता है, और उस दबाव के सामने आदमी टिक नहीं पाता है, या पत्नी को लगता है कि पर्याप्त है तो हो सकता है पति को लगता है कि नहीं यार कम है। तो दूसरों को देख के जो कंपैरिजन करना है, और कंपैरिजन के साथ जो अपने भीतर का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, जिसमें अपने पहचान की क्राइसिस खड़ी हो गई, तो उसके चलते तो ये काम नहीं हो रहा है। तो मैं जो बहुत बढ़िया बात कहना चाहता हूं, इसका मतलब ये हो गया कि हमें समझ, यदि ये स्थिति है तो हमें समझ है कि नहीं है? जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए। हाँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि 40 साल पहले अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। उस समय पढ़ाई लिखाई नहीं होने को इतना बुरा भी नहीं मानते थे। धीरे धीरे पढ़ना इंपॉर्टेंट चीज हो गई। रायपुर में ऐसा बोलते हैं कि जिसने पहली बार 10th पास किया था उसको हाथी पे बिठा के पूरे शहर में घुमाया था। 10th पास किया है, मैट्रिक पास किया है। धीरे से अब ये हो गया कि हम सारे लोग पढ़े लिखे हैं, अब कोई खास बात नहीं है। एक ऐसा नियम भी आ गया है, राइट टू एजुकेशन। तो आज की डेट में कोई अनपढ़ है तो ये अपने आप में गाली जैसा है ना। अब कोई अनपढ़ रहना नहीं चाहता, हम पढ़ना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। हो सकता है अब धीरे से ये समझ में आया यार पढ़ाई तो हो गई पर समझ तो पूरा नहीं हुआ, जिंदा तो हो गए पर जीना तो नहीं हुआ। और जीना तो हमारी जरूरत है, क्योंकि हम तो सारे एफर्ट्स इस आशा में किए थे
कि ज़िंदगी में मज़ा आ जाए, ज़िंदगी जी के मज़ा आ जाए और एट द एंड ऑफ द डे लगे कि हाँ जिए। इसका मतलब है ये समझ को हम पहचान रहे हैं कि ये समझ कोई और तरह की चीज़ है। तो हो सकता है अगले 10 साल में, अभी राइट टू एजुकेशन है तो राइट टू अंडरस्टैंडिंग भी आएगा। अभी शिविर हो रहा था तो एक लड़के से पूछा, तुमको क्या समझ में आया? बोले ये समझ में आ गया कि मैं लड़की देखने जाऊंगा तो उससे पूछूंगा कि तुम जीवन विद्या शिविर किए हो कि नहीं। पहले ये पूछते थे कि शौचालय है कि नहीं। आगे बढ़ेंगे कि शौचालय ही पूछते रहेंगे? तो राइट टू अंडरस्टैंडिंग आने की जरूरत है, क्योंकि समझ हमारे पास नहीं है। ब्लंडर हो गया, भारी गलती हो गई। हमने क्या मान लिया कि इंजीनियर हो गया तो समझदार हो गया, डॉक्टर होने से समझदार हो गया, आईएएस होने से समझदार हो गया, मंत्री होने से समझदार हो गया, है ना, कोई और डिग्री होने से समझदार हो गया। जबकि ऐसा नहीं घटा। घटना के रूप में थोड़ा सा पैसा आने से आदमी को लगता है अब तो बस सारी समझ मेरे पास है, जबकि घर में फ्लॉप शो रहता है ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि पैसा आ गया तो बात नहीं बनी, हिंदू के घर में बात नहीं बनी, मुस्लिम के घर में नहीं बनी, किसी और जगह नहीं बनी। ये संबंध में जीने की कहानी तो उतनी ही अधूरी दिखाई देती है। इसका मतलब यह हुआ कि फिर इसको स्किल कहें कि समझ कहें? तो बेसिकली ये स्किल है। तो अच्छी बात यह हो गई कि मेरे को 10 लैंग्वेज आती है, तो 10 लैंग्वेज आना स्किल है कि समझ है? क्या फर्क पड़ता है कि आप गुजराती में लड़ो कि फ्रेंच में लड़ो? और लड़ने के लिए तो ऐसे भी भाषा की जरूरत नहीं है। इतनी खूबसूरत बात है ना कि अधिकतम दुख पे भी इतना हंसा जा सकता है। तो दोस्तों, एक कहानी पूरी हुई। इसका मतलब ये है कि चाहे मेरे को 365 लैंग्वेज आ गई, कि मैंने कोई भी पद पाया या मैंने कोई भी एजुकेशन पाई या मैं कहीं भी पहुंचा, जीने की समझ तो अभी दूर है। तो कैसे इस जीने की समझ को, तो मैं 2 स्थितियां यहां कह सकता हूं। जिंदा रहने में 2 तरह की स्थितियां हैं। एक तरह की स्थिति यह है कि जिसको हम कह रहे हैं कि संवेदनहीन, दूसरा कह रहे हैं कि संवेदनशील। तो जिंदा रहने में भी 2 कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो है जिसने अपने तन मन धन को दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी होने के लिए अर्पित किया है। हमने वृद्धाश्रम बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, एनवायरनमेंट के लिए काम किया, तमाम और चीज़ों के लिए काम किया। तो इसका मतलब यह हुआ कि कुछ लोग हैं जिनको दूसरों के सुख दुख से कोई लेन देन नहीं है, उनको हम कह रहे हैं संवेदनहीन। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने तन मन धन को, अपनी पूरी ताकत को दूसरों के जिंदा रहने में लगा दिया है, तो उनको हम संवेदनशील बोल रहे हैं। और कोई भी आदमी पूरी तरह संवेदनशील या संवेदनहीन नहीं होता है। हर आदमी कुछ लोगों के प्रति संवेदनशील हो सकता है, कुछ लोगों के प्रति संवेदनहीन भी हो सकता है। लेकिन हमको क्या चाहिए? तो तीसरी कैटेगरी है, एक तीसरी कैटेगरी है जिसको हम कह रहे हैं संज्ञानशील। तो अच्छी बात यह है, एप्रिशिएबल बात यह है कि हमने संवेदनशीलता से संवेदनहीनता से संवेदनशीलता की यात्रा तय की है। तो वो संज्ञानशीलता के काफी नजदीक है, लेकिन फिर भी दिल्ली अभी दूर है। तो कैसे बाय एजुकेशन हम कैसे संज्ञानशील हो जाए, हम समझ के साथ हो जाए, हम बुद्धि का उपयोग कर सकें, ये हो जाए तो बात बन जाए। तो मेरी ओर से एक पार्ट पूरा हुआ। हमने कहा था कि हम 2 तरीके से समीक्षा करेंगे। हम कहाँ खड़े हैं एक बार ठीक ठीक पहचान पाएं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी भी कॉलोनी में जाते हैं, वहाँ बोर्ड लगा रहता है, मकान के नंबर लगे रहते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना रहती है, यू आर हेयर। जब तक वो यू आर हेयर नहीं लिखा है तब तक यात्रा कैसे शुरू करें? तो अपनी जिंदगी में हमको पता चले कि वेयर एम आई। तो
तो मैं कहाँ खड़ा हूँ ये ठीक से लोकेट हो पाए, फिर कहाँ जाना है ये ठीक से पहचान पाऊँ, तो बात बन जाए। तो एक पार्ट मेरी ओर से पूरा होता है। क्या निष्कर्ष निकला? RTU, राइट टू अंडरस्टैंडिंग। समझने को हमने पहचानने में गलती किया, और जिन चीज़ों को अब तक हमने समझ के रूप में पहचाना वो भौतिक रासायनिक संसार की समझ हो सकती है, इंजीनियरिंग के रूप में, मेडिकल साइंस के रूप में, एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में, ये ठीक है, लेकिन मानव की समझ होना और मानव के जीने की समझ होना ये तो अभी शेष है, क्योंकि उसका प्रमाण अपने परिवार में हमको दिखाई नहीं देता है। अब काम की बात आई, नहीं है तो क्या करें? तो एक आदमी के जीने का मतलब है, एक आदमी के जीने का मतलब है, एक आदमी के जीने का मतलब है स्वयं में विश्वास। ये संडे टू संडे हो, एवरीडे हो, एवरीडे हो कि एवरी मोमेंट हो? एवरी मोमेंट हो। तो स्वयं में विश्वास एवरी डे हो, एवरी मोमेंट हो, इसका मतलब है निरंतर हो, हर दिन ये होने की जरूरत है। स्वयं में विश्वास हर दिन होने की जरूरत है। तो सवाल केवल इतना खड़ा होता है कि स्वयं में विश्वास कैसे आ जाए। पशु में और आदमी में क्या फर्क है? पशु में आदमी में क्या फर्क है? आदमी में समझने की ताकत है, फर्क इतना ही है। देखो, एक घर में पशु भी रहता है, तो यदि हम जिंदा रहने की, जैसे मैं 2 स्टेटमेंट देता हूं, पशु का जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है, ये ठीक है। लेकिन मानव का जिंदा रहना आवश्यक है, पर्याप्त नहीं है। फिर क्या पर्याप्त है? क्या पर्याप्त है? सुखपूर्वक जीना, विश्वास की निरंतरता के साथ में जीना, शिकायत मुक्त होकर जीना, अभाव मुक्त होकर जीना, भय से मुक्त होकर जीना, ना मैं जीना चाहता हूं। तो बेसिकली ये जीना जिसको हम कह रहे हैं, तो मानव में और पशु में इतना ही फर्क है कि मानव में समझने की ताकत है। समय सीमा कितना है? चलो मैं टॉप, देखिए ये मत मानिएगा कि ये टॉक में कुछ जीना समझ में आ जाएगा और यहाँ से निकलते ही उत्सव पूरा हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि एक आश्वासन कि कोई एक रास्ता है जिसको एक बार टेस्ट करके देखा जा सकता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी संभावना है। मेरे को लगता है कि मैं बात को थोड़ी सी आपके सामने छेड़ देता हूँ और धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे कि संभावना आगे हमको घटित होती हुई दिख जाएगी। आज मेरा मन था कि मैं आपसे कोर को शेयर कर दूँ। नॉर्मली 2 घंटे की जब हम टॉक करते हैं तो उसमें पूरा कैनवस नहीं खींचते हैं, पर आज मैं ये मन बना के आया था कि मैं पूरा कैनवस खींच दूँ, है ना? है खींचूं? जिंदगी ना मिले, जिंदगी मिलेगी आज और अभी। तो चलो थोड़ा सा देख लेते हैं कितना, कोई बात नहीं। देखिए, जब हम समझ की बात कर रहे हैं तो पूरा एग्जिस्टेंस कैसा है? हम कहते हैं अस्तित्व है, जो कुछ भी है उसको एक तरफ हम देखते हैं कि उसमें यूनिट्स हैं, एकम। अब मैं भी गुजराती समझने लगा। मैं इकाई इकाई बोलता था तो बहुत देर तक मिसफायर 4 दिन तक मिसफायर होता रहा। बाद में बोले अच्छा ये एकम था। तो यूनिट्स, कुछ चीजें हैं जिनको हम यूनिट्स के रूप में पहचान रहे हैं। यूनिट्स के रूप में देखें तो 2 तरह की चीजें हैं। एक जिसको हम फिजिकल एटम बोल रहे हैं, जड़ परमाणु। दूसरी चीज है, यहां मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं
कि जिसको हम चैतन्य इकाई बोलते हैं, चैतन्य यूनिट। चैतन्य यूनिट का क्या मतलब है? इससे ये तो समझ में आ गया, जितनी चर्चा हमने अभी तक की उससे ये तो समझ में आ गया कि मानव की दो तरह की जरूरतें हैं। एक तरह की जरूरत कैसी है? उसकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत है। लेकिन आज हम में से कोई ऐसा है जिसकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरत पूरी नहीं हो रही हो? हम सब वो लोग हैं जिनकी रोटी कपड़ा मकान की जरूरतें पूरी हो गई हैं, और इसमें से बैठे हुए बहुत सारे लोग हैं जो कल से जिंदगी भर कुछ ना कमाएं तो रोटी कपड़ा मकान की तो कमी नहीं पड़ेगी। हाथ उठाइए। कल से कुछ ना कमाएं तो इस शरीर यात्रा के लिए रोटी कपड़ा मकान पर्याप्त हो गया है। 50%। चलो मुक्त। इसके बावजूद भी इसका मतलब यह हुआ कि फिर ये शरीर का तो सब पूरा हो गया भाई, शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो गई और मेरी प्रॉब्लम तो वहीं का वहीं। इसका मतलब है फिर किसकी जरूरत है जो पूरी नहीं हुई? मेरी जरूरत। तो देखिए हमसे एजुकेशन में गलती हो गई। क्या बोले? मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? रोटी कपड़ा मकान। अरे रोटी कपड़ा मकान शरीर की मूलभूत आवश्यकता है कि मेरी मूलभूत आवश्यकता है? शरीर की। मानव की मूलभूत आवश्यकता रोटी कपड़ा मकान होती तो हम लोग तृप्त हो गए होते, हमारी कोई समस्या नहीं होती। यदि अब मैं कहूं कि इसका मतलब शरीर अकेला नहीं है, शरीर के साथ कोई और रियलिटी भी है जिसको मैं आई कह दूं, सेल्फ कह दूं, मन कह दूं, है ना, आप जो और कोई नाम ले लीजिए। मैं सिर्फ अभी इतना कहना चाहता हूं छोटे समय में कि मैं केवल शरीर नहीं हूं, मैं इस शरीर को चलाता हूं। शरीर को चलाने वाली कोई रियलिटी है जिसको संसार ने अलग अलग तरीके से पहचाना है, पर कोई रियलिटी है। ये जो समझ की जरूरत है, ये शरीर की जरूरत है या उस रियलिटी की मेरी जरूरत है? वो रियलिटी मैं ही हूं। तो बेसिकली ये समझ मेरी रियलिटी है। तो मैं और शरीर में से मूल कौन है? मैं। तो यदि मानव की मूलभूत आवश्यकता की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? मेरी मानव की मूलभूत आवश्यकता क्या है? समझ। तो यदि मानव की मूलभूत आवश्यकता की बात करेंगे, समझ मानव की मूलभूत आवश्यकता है। और यदि एक बच्चे को देखते हैं, वो अपनी शरीर की आवश्यकताओं के लिए 15 साल के 20 साल के बाद समर्थ होता है, और वो मैं की आवश्यकता के लिए कब समर्थ होना शुरू कर देता है? जैसे एक बच्चा भाषा पकड़ता है, नॉन स्टॉप क्वेश्चनिंग शुरू करता है, ये क्या है, वो क्या है। क्या आपने बच्चे को ट्रेन किया है कि अब तुमको भाषा आ गई है, अब तुम क्वेश्चन पूछना शुरू करो? क्वेश्चन पूछना हर बच्चे में मौलिक एक्सप्रेशन है कि ये आदमी के द्वारा इम्बाइब्ड है, मौलिक एक्सप्रेशन है। इसका मतलब है कि वो मैं की जरूरत अपने आप को व्यक्त कर रही है, और हमने उसको पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो एग्जाम में नहीं आता है वो हमको काम का नहीं लगता है, और जो आप बताते हो बच्चे को काम का नहीं लगता है। यहां से दूरी आनी शुरू हो गई। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक चैतन्य इकाई नाम की चीज है ना। इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, लेकिन जड़ परमाणु दूसरे परमाणु के साथ मिलकर अणु बनता है, अणु दूसरे के साथ में मिलकर कोई पिंड बनता है, जिसको हम पदार्थ के रूप में पहचानते हैं। मणि, पत्थर, धातु, इन सब चीजों को हम पदार्थ के रूप में पहचानते हैं। दूसरी तरफ ये चैतन्य इकाई, इसी से मिलके पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव का शरीर। जब ये चैतन्य इकाई पशु शरीर को चलाता है तो हम उसको पशु बोलते हैं। जब चैतन्य इकाई इस मानव शरीर को चलाता है तब हम उसको मानव बोलते हैं। और ये पशु शरीर मर गया तो वापस कहां पहुंच गया? मानव शरीर मर गया तो वापस कहां पहुंच गया? पेड़ का शरीर मर गया तो वापस कहां पहुंच गया? पदार्थ में। और ये साइकिल जारी रहता है। इतनी बात हमने कर ली। ये बात हमारे लिए नई नहीं है। हाँ, ये हमारे लिए नया है, या इसके ऊपर हमारा बहुत अधिकार नहीं है कि जो चैतन्य इकाई है ये शरीर में कहाँ रहता है, ये कैसे ऑपरेट करता है, ये किधर से आ गया, माँ बाप से पैदा होता है कि नहीं होता है, एग्जिस्टेंस में किधर से आता है, शरीर को कैसे चलाता है। इसके बारे में 1000 क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सब पे विस्तार से बात हो सकती है। इस अनुसंधान की ब्यूटी ये है कि आपके पास पूछने के लिए क्वेश्चन नहीं बचेगा। इसको मानने की जरूरत नहीं है।
आप अपनी पूरी ताकत के साथ में, कितने लोग हैं जो यहाँ शिविर किए हुए हैं? ठीक है, जो नहीं किए हुए हैं वो पीछे हाथ उठे हुए हाथों को देख लें, कम से कम वो आपको इसका जवाब दे सकते हैं, इसमें आश्वस्त कर सकते हैं कि हाँ, एक स्थिति वो आ जाती है जब क्वेश्चन नहीं बचता है। और देखिए, मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, जब प्रश्नों के जंगल से मुक्त होते हैं वहां से जिंदगी का शोध शुरू होता है। जब तक प्रश्नों के जंगल में भटक रहे हैं, भाई दिल्ली का एड्रेस पक्का मिल गया, कहाँ जाना है ये क्लियर हो गया, कैसे जाना है ये क्लियर हो गया, टिकट हाथ में रखा है, अब दिल्ली के बारे कोई क्वेश्चन, जाने के बारे अब कोई क्वेश्चन नहीं, अब केवल जाना है, क्वेश्चन खत्म। हमारे तो जिंदगी भर प्रश्न ही खत्म नहीं हो रहे हैं, तो यात्रा तो शुरू ही नहीं हो रही है, जिंदा रहने को जीना माने हुए हैं। देखिए, ये अपने आप में सोचने की बात है। अभी लगातार हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, तो आदमी बड़ी पीड़ा के साथ बोलता है, हमने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए लगा दी, जो सुविधाएं हमको नहीं मिल सकी हमने पूरी ताकत लगा दी कि हमारे बच्चों को सुविधाएं मिले। आज उनका बॉडी लैंग्वेज देख के हमको नहीं लग रहा है कि उनकी जिंदगी में हमारी कोई जगह है। आखिर हमसे क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? क्या गलती हो गई? माँ बाप अपने को मानते हैं कि मैं समाधि से निकल के आ रहा हूं और परम ज्ञान मेरे पास है, और बच्चा ये पहचाने रहता है कि तुम दोनों का आचरण देख के मेरे को समझ में आ गया है कि तुम्हारी स्थिति क्या है। तुम्हारे पास एक ही काम की चीज है, पैसा है, वो दे दो, बाकी समझ मेरे पास है। ये एक नियम है कि जिस क्षण एक मानव दूसरे मानव की श्रेष्ठता को अस्वीकार करता है, उस क्षण से वो मनमानी करना शुरू करता है। ताली बजा सकते हैं। इसका मतलब यदि बच्चे ने मनमानी करना शुरू कर दिया है तो ये किस बात की सूचना है? कि उसने हमारी श्रेष्ठता को नकार दिया है। तो चाहे वो श्रेष्ठता नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है हम श्रेष्ठ हों, हमको तो गलतफहमी बनी रह सकती है, लेकिन बच्चा तो कह रहा है कि भैया कुछ और सोचना है। और एक और दुर्घटना है, बच्चे के लिए 3 लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ बाप और टीचर। जिस दिन बच्चे ने माँ बाप और टीचर तीनों की श्रेष्ठता को नकार दिया, उस दिन उसने पूरे संसार को नकार दिया। तो दोस्तों, ये जो चैतन्य इकाई है ना, इसको समझना पड़ेगा। शरीर तो वही है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, एक उसी शरीर से, है ना, विश्व के बारे सोच पाता है, उसको डिलीवर कर पाता है, और एक अपने 2 वक्त की रोटी ठीक से सेट नहीं कर पा रहा है। ये शरीर का एक्सप्रेशन है या उसमें किसी चैतन्य इकाई का एक्सप्रेशन है, किसी चैतन्य एकम का एक्सप्रेशन है? तो इसको समझना पड़ेगा। मैं इस पर भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं आपको कहीं और लेके चलता हूँ, असली जगह लेके चलता हूँ। इस हॉल में इकाइयों के अलावा, एकम के अलावा, यूनिट्स के अलावा और भी कोई रियलिटी है क्या? इस हॉल में इकाइयों के अलावा, एकम के अलावा, यूनिट्स के अलावा और भी कोई रियलिटी है क्या? है? हैं जी? चलो जल्दी से कर लेते हैं। बहुत बढ़िया। आज क्या है? स्पेस। बहुत बढ़िया। आप पहले से जुड़े हुए हो? काफी संभावना है। हाँ, इतना जल्दी आंसर नहीं आता है। स्पेस का मतलब है ये खाली जगह, अवकाश, खाली स्थान। आकाश में देखें और सितारों भरी रात को देखें तो खाली स्थान ज्यादा है कि एकम ज्यादा है? खाली स्थान ज्यादा है। और सारे एकम चुपचाप पड़े हैं या सब मूवमेंट में हैं? इसका मतलब खाली जगह है ना? इकाइयां मूव कर रही हैं, इसका मतलब खाली जगह है। ये खाली स्थान कैसा है? इसकी कोई सीमा है? ये खाली स्थान 1 है कि 2 है? एक उसको बोलते हैं जिसकी सीमा दिखाई देती है, इसलिए इसको एक पेन बोलते हैं।
यदि इसकी सीमा दिखाई नहीं देगी तो एक नहीं बोल सकते, इसलिए उसको बोलना पड़ेगा अखंड, असीम, व्यापक। अनंत शब्द उसके लिए आता है जिसको गिना नहीं जा सके, उसको अनंत बोलते हैं। इसलिए वो जैसे रेत के कण अनंत, सितारे अनंत। और कैसा है ये खाली स्थान? है ये खाली स्थान ऐसा है कि मेरे और आपके बीच में क्या है? खाली स्थान है। मैं आपको देख पाता हूं, आप मेरे को देख पाते हो, तो एक बात तो पक्का हो गया कि पारदर्शी है, ट्रांसपेरेंट है, ये पारदर्शी है। एक अच्छी बात और देखिए कि स्पेस है और यूनिट्स है। स्पेस भी हो और यूनिट भी हो, इसका एग्जांपल हॉल, एग्जिस्टेंस। स्पेस हो यूनिट्स ना हो, इसका एग्जांपल स्पेस हो यूनिट्स ना हो, है वैक्यूम या अवकाश, अंतरिक्ष, है ना। स्पेस ना हो और यूनिट्स हो, है स्पेस ना हो और यूनिट हो, आपने कहा जड़, इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि जो इकाई के चारों तरफ स्पेस है लेकिन इकाई के अंदर स्पेस नहीं है, तब ये सिद्ध होता है कि इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अंदर स्पेस नहीं है, ऐसी बात कह रहे हैं। तो इसको मैं क्वेश्चन बना के रख दिया हूं। स्पेस भी ना हो, इकाई भी ना हो, ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया। थोड़ा सा इसको देखने की जरूरत है। थोड़ी फंडामेंटल साइंस तो हम सबने पढ़ी है। एटम के अंदर पार्टिकल एक दूसरे को टच करते हैं या सभी? कोई भी पार्टिकल किसी को भी टच नहीं करता है, नहीं कर सकता है। दो एटम एक दूसरे को टच करते, दो सेल एक दूसरे को टच करते, दो प्लैनेट एक दूसरे को टच करते। इसका मतलब यह हुआ यदि एक एटम के अंदर पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते तो पूरे एग्जिस्टेंस में कुछ भी एक दूसरे को टच नहीं करता, और पार्टिकल्स चुपचाप पड़े हैं कि उधर भी घूम रहे हैं। इसका मतलब एटम के अंदर फुटबॉल का मैदान, वहां भी स्पेस है। तो स्पेस इकाई के चारों तरफ है कि स्पेस इकाई के अंदर भी है? अंदर भी है, इसलिए ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट हो गई। तो हम दो ही पॉसिबिलिटी हैं कि स्पेस है ही, कहीं पे यूनिट्स हैं, कहीं यूनिट्स नहीं है, केवल ये निकल के आए। अब हम यदि देखें तो जितनी भी यूनिट्स हैं वो हमको क्रियाशील दिखाई देती हैं। सभी एकम क्रियाशील है। एक एटम को देखें, चैतन्य इकाई भी अपने आप में क्रियाशील है, सोचने समझने की असीम सामर्थ्य, लगातार कोई क्रिया हो रही है, पूरा एग्जिस्टेंस अपने आप में क्रियाशील है। इससे समझ में आता है कि सभी इकाइयां क्रियाशील हैं। बात पहुंच रही? लेकिन एक जगह ऐसी है जहां इकाइयां नहीं है और केवल स्पेस है। जहां केवल स्पेस है, इकाइयां नहीं है, क्या वहां कोई क्रियाशीलता मिलेगी? क्रियाशीलता कहां मिलेगी? क्रियाशीलता कहां मिलेगी? इकाई में, यूनिट में। इसका मतलब है ये स्पेस अपने आप में क्रिया शून्य है। ये स्पेस अपने आप में क्रिया शून्य है ही। मैं कहां मूव करता हूं? मैं स्पेस में मूव करता हूं। मेरे मूव करने से स्पेस में कुछ हिलता है? नहीं। इतनी सूक्ष्म, अति सूक्ष्म रियलिटी कि मैं स्पेस में मूव करता हूं तो उसमें कुछ भी हिलता डुलता नहीं है। और क्या, और क्या स्पेशलिटी स्पेस की, और क्या खूबसूरती? इसका कोई आकार है? ये निराकार है। ये स्पेस एक ऐसी रियलिटी है जिसको आग लगाई जा सकती है, इसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, कुछ घटाया जा सकता है, इसको किसी प्रकार से प्रभावित किया जा सकता है, इसके जैसा कोई दूसरा है,
इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, इसलिए एक नाम अद्वितीय। और इसमें ना कुछ जोड़ा जा सकता है, ना घटाया जा सकता है, ना इसको प्रभावित किया जा सकता है। इसलिए एक जो कम अधिक से मुक्त होता है उसका एक नाम है पूर्ण, स्थितिपूर्ण। इसके साथ कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो कि ऐसी रियलिटी जो स्वयं में क्रिया शून्य है, जो स्वयं में निराकार है, अपने आप में उसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते। एक और काम की चीज बची है, इंपॉर्टेंट चीज बची है। हाँ जी, ध्यान देंगे। सारी इकाइयां क्रियाशील हैं। यदि कोई इकाई क्रियाशील है तो उसकी क्रियाशीलता के लिए कोई बल आवश्यक है। बिना बल के क्रिया नहीं होती, है ना। फोर्स है तो कोई क्रिया है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई बल है, चाहे एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, चाहे प्लैनेट्स हैं, तमाम चीजें। यदि कोई बल है, इसका मतलब है कि कोई ऊर्जा उपलब्ध है, कोई एनर्जी अवेलेबल है। तो एनर्जी से बल, बल से क्रिया, यह सिद्ध होता है। तो काम की बात यह निकली, यदि कोई क्रिया है तो उसके पीछे कोई बल है। यदि बल है तो उसके पीछे कोई ऊर्जा है। देखिए, हम साइंस में हम लोग पढ़ते हैं कि एटम है और पार्टिकल्स हैं, और पार्टिकल सेंटर में है और ऑर्बिट्स में है, और ये पार्टिकल घूम रहे हैं, स्पिन मोशन में है और ऑर्बिटल मोशन में है। इनको घूमने के लिए ऊर्जा कहाँ से आती है, ये साइंस में क्लियर नहीं है। इसकी बात नहीं करते हम यहाँ से शुरू होते हैं कि हाँ ये इनका कुछ तो भी इनका है, और फिर उसके आगे सारी बात को क्रिएट कर रहे हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि एक एटॉमिक पार्टिकल से लेके और पूरी गैलेक्सी तक सब कुछ क्रियाशील है। इस क्रियाशीलता के पीछे आधार क्या है? यदि हम कहें कि गुरुत्वाकर्षण है तो वो कहाँ से आ गया? 3 क्वेश्चन पूछने के बाद सारा बेस गिर जाता है। तो सवाल आपसे ये है कि एग्जिस्टेंस में केवल 2 रियलिटी है, स्पेस एंड यूनिट्स। तीसरी कोई चीज है नहीं, स्पेस एंड यूनिट्स। और सभी इकाइयां क्रियाशील हैं। इसका मतलब सभी इकाइयां ऊर्जा संपन्न हैं। इसका मतलब सभी इकाइयों को ऊर्जा उपलब्ध है, हर जगह उपलब्ध है ना। तो ये ऊर्जा आ कहां से रही है, मिल कैसे रही है? एक और ब्यूटी है कि एग्जिस्टेंस की सारी यूनिट्स में आपस में कोई हार्मनी है कि सब कुछ रैंडम है? सब कुछ व्यवस्था है कि अव्यवस्था है? व्यवस्था है। इसका मतलब यदि ये जिस प्रकार से भी ये ऊर्जित हैं, इसके ऊर्जित होने के पीछे कोई एक आधार है। क्योंकि यदि एक घर में जैसे सब अपने अपने तरीके से ऊर्जित हैं तो घर का हाल कैसा रहता है? घर की हालत समझ में आ रही ना? तो इसका मतलब है कि यदि घर के सारे लोग एक ही सही समझ से ऊर्जित होंगे तो आपस में हार्मनी है। इसका मतलब कोई एक ही सोर्स है। क्या चीज है जो सृष्टि की सभी इकाइयों को एक ही चीज समान रूप से उपलब्ध है, हमेशा उपलब्ध है? क्या चीज है? स्पेस। इससे यह सिद्ध होता है ये स्पेस स्वयं में ऊर्जा स्वरूप है। तो ये इतना भी खाली नहीं है। तो ये खाली जगह स्वयं में खाली नहीं है। एक ऐसी महिमा जो स्वयं क्रिया शून्य होते हुए समस्त इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, हमारी कल्पना के बाहर है। हमारी कल्पना में ये समाता नहीं है। अभी जब भी हम ऊर्जा बोलते हैं तो ऊर्जा शब्द से हमारी कंडीशनिंग क्रिया की है। ऊर्जा बोलते ही इंजन शुरू हो जाता है। लेकिन एक ऐसी रियलिटी एग्जिस्टेंस में मिली जो कि स्वयं क्रिया शून्य होते हुए तमाम इकाइयों में क्रियाशीलता का आधार है, एक ऐसी रियलिटी। तो इसको कहा कि ये ऊर्जा स्वरूप है। ये ऊर्जा आती कहां से है? बोले आती जाती नहीं है। इसलिए उसको कहा कि निरपेक्ष ऊर्जा है, जिसके होने का दूसरा कारण नहीं है।
जिसके होने का दूसरा कारण नहीं है, उसका नाम निरपेक्ष है। ये समान रूप से सभी इकाइयों को प्राप्त है, इसलिए इसका एक नाम साम्य ऊर्जा है। यही वो मूल ऊर्जा है जो सभी इकाइयों को प्राप्त है, जिसके आधार पर सभी इकाइयों में क्रियाशीलता है। और ये ऊर्जा कैसी है? ये पूर्ण है, ये पूर्ण है। पूर्ण में सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, इसलिए पूर्णता की ओर व्यक्त हैं। पूर्ण में सभी इकाइयां ऊर्जित हैं, तो सभी इकाइयां पूर्णता की ओर व्यक्त हैं। पूर्णता की ओर व्यक्त हैं, इसका प्रमाण है कि मानव को छोड़कर सभी इकाइयों का एक नेचुरल बिहेवियर है। और वो नेचुरल बिहेवियर कैसा है? पूरे एग्जिस्टेंस की व्यवस्था के अर्थ में है कि पूरे एग्जिस्टेंस की व्यवस्था के विरोध में है? पूरे एग्जिस्टेंस की व्यवस्था के विरोध में है। इससे यह सिद्ध होता है कि सारी इकाइयों की तमाम जो भी गतियां हैं वो किसी व्यवस्था के अर्थ में है और एक निश्चित आचरण के स्वरूप में है। और मानव में भी निश्चित आचरण की अपेक्षा है। हमको दूसरे मानव से निश्चित आचरण की अपेक्षा है या अनिश्चित आचरण की अपेक्षा है? हमारा स्वयं का आचरण निश्चित हो जाए कि अनिश्चित रहे? मेरे स्वयं का आचरण निश्चित हो जाए, दूसरे का आचरण भी निश्चित हो, सभी का आचरण निश्चित हो, तो मानव में पूर्णता हो। तो मानव में पूर्णता की प्यास है। मानव के अलावा सभी इकाइयां नेचुरली पूर्ण है। मानव संस्कार विधि से एजुकेशनली पूर्ण होता है, एजुकेशन विधि से मानव पूर्ण होता है। इसलिए पशु को एजुकेशन की जरूरत नहीं है, मानव को एजुकेशन की जरूरत है ना। तो काम की बात ये निकली, काम की अच्छा लगा? तो मानव को एजुकेशन की जरूरत है, तो काम की बात ये निकल के आई कि ये कोई ऐसी महिमा उपलब्ध है। अब मैं बात को समेट देता हूं। अब हमने कहा, क्या कहा? देखिए, तो सार क्या निकला? पूरे एग्जिस्टेंस का सार क्या निकला? कि पूरे एग्जिस्टेंस में तीन वास्तविकताएं, तीन रियलिटी पूरे एग्जिस्टेंस में। स्पेस में जड़ और चैतन्य इकाई। पूरा एग्जिस्टेंस में तीन क्रिया, भौतिक क्रिया, फिजिकल, रासायनिक क्रिया, केमिकल रिएक्शन, और तीसरी क्रिया ये जो चैतन्य यूनिट है, इसको हमने कहा जिसमें आशा है, विचार है, इच्छा है, संकल्प है, समझ है ना। इसको तीसरी क्रिया कहा जीवन क्रिया। उसकी मैंने बहुत चर्चा नहीं की है ना। पूरे एग्जिस्टेंस में तीन क्रिया, पूरे एग्जिस्टेंस में तीन वास्तविकताओं के साथ तीन क्रिया, उससे चार अवस्थाएं। पदार्थ हमको दिखाई देता है, पेड़ पौधे हमको दिखाई देते हैं, पशु पक्षी हमको दिखाई देते हैं, और मानव हमको दिखाई देता है। इसी को एक शब्द में कहा, ये फैला हुआ ऐश्वर्य। ये फैला हुआ ऐश्वर्य। संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार क्या हुआ? ऊर्जा। तो संपूर्ण ऐश्वर्य का आधार है, इसलिए किसी एक परंपरा ने ईश्वर कहा। इसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, ना इससे कोई पैदा हुआ है, ना ये किसी से पैदा हुआ है। तो किसी परंपरा ने इसको अल्लाह कहा। हमारी जो यात्रा है, यदि पूरी यात्रा को देखें तो बेसिकली स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से कारण, और कारण से महाकारण। तो स्थूल का मतलब है फिजिकल बॉडी, सूक्ष्म का मतलब है वो रियलिटी जो शरीर को चलाता है। उसकी चर्चा मैंने बहुत नहीं की है, उसके बहुत फाइन डिटेल में जा सकते हैं, जहां पूछने के लिए प्रश्न खत्म हो जाए वहां तक जाएंगे, और ये सबके लिए संभव है। तीसरी रियलिटी, वो जो शरीर को चलाने वाली रियलिटी है, उसमें एक ताकत ऐसी है कि वो अल्टीमेट, जो पूरे एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है, वहां तक पहुंच पाता है।
तो उसको कारण कहा है। तो हमने बोलचाल की भाषा में उसको एक नाम दिया है आत्मा, और एक ऐसी रियलिटी जिसको हमने कहा स्पेस को ही महाकारण कहा। तो बेसिकली आत्मा से भी सूक्ष्मतम है, जैसे अणु से भी सूक्ष्मतम है इसलिए शब्द परमाणु, आत्मा से भी सूक्ष्मतम है इसलिए एक शब्द परमात्मा। परमात्मा। तो मैं बात को पूरा कर देता हूं। तो दोस्तों, खुशी की बात यह है कि ईश्वर को हम सबको तलाशना है कि वो प्राप्त है ही। हमने कहा कि कण कण में ईश्वर है, पता चला तो क्या चला? कण कण में ईश्वर है, ईश्वर में कण कण है। कण कण में ईश्वर है, ईश्वर में कण कण है ना? तो पता चला कि परमात्मा को प्राप्त नहीं करना है, वो प्राप्त है ही, और उसमें से बाहर निकलने का भी कोई तरीका नहीं है। इससे पिंड छुड़ाना भी मुश्किल है। तो हम सब परमात्मा में हैं ही, हम सब ईश्वर में हैं ही। उसको एक्स बोलिए, वाई बोलिए, जेड बोलिए, केवल क्या करना है? फिर क्या करना है? उसको अनुभव करने की पात्रता विकसित हो सके, उसको अनुभूत करने की पात्रता, योग्यता विकसित हो सके, इतना सूक्ष्म हमारा कॉन्शियसनेस लेवल हो जाए। अभी हमारा कॉन्शियसनेस जो है शरीर को ही पहचानता है। ये कॉन्शियसनेस में ताकत है कि ये सूक्ष्मतम को पहचान सकता है। तो अपने में सूक्ष्म को, अभी हम स्थूल पे खड़े होकर सारी बात कर रहे, हम सूक्ष्म को पहचान सकें, हम कारण को पहचान सकें, हम महाकारण को पहचान सकें। तो 4 लाइन में कह के इस सत्र को पूरा कर देता हूं कि ये खाली स्थान अनुभव काल में आनंद के रूप में प्राप्त है। ये खाली स्थान विचार काल में सुख के रूप में प्राप्त है। ये खाली स्थान आचरण काल में न्याय के रूप में प्राप्त है। जो संबंध में तृप्ति की बात है वो न्याय के रूप में प्राप्त है। यही व्यवसाय काल में नियम के रूप में प्राप्त है। इससे ज्यादा आदमी का एक्सप्रेशन होता नहीं। तो सार बात ये निकली कि मैं एक रियलिटी हूं जो इस पुरुष, स्त्री या पुरुष शरीर को चलाता हूं। मैं सुख पाने के लिए, विश्वास पाने के लिए इस शरीर में घुसा हुआ हूं, इस शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं। लेकिन पता चला जिस पेरिनियल सोर्स की मुझको तलाश है, जिस सुख की निरंतरता की, विश्वास की निरंतरता की, हर क्षण हर पल की मुझको तलाश है, वो बेसिकली सूक्ष्म कारण और महाकारण की तरफ से आता है। तो मेरे सोचने समझने की असीम क्षमता जो हर मानव को उपलब्ध है ही, कैसे उसको इस यात्रा की ओर लगा दें और सही अर्थों में ये समझ में आने से व्यवसाय में समृद्धि आ जाए, अभाव से मुक्ति हो जाए, संबंध में तृप्ति आ जाए, मेरा एक भी विचार ऐसा ना हो जो मेरे लिए या किसी के लिए भी दुखदाई हो, और हर क्षण वो आनंद बना रहे। तो 2 लाइनें फाइनली निकल के आ गई, सुखी होकर करना या करके सुखी होना। क्या ठीक है? सुखी होकर करना कि करके सुखी होना? सुखी होकर करना। वर्तमान जीवन शैली में हम कैसा जीते हैं? करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं कि सुखी होकर कर रहे हैं? करके सुखी होने का प्रयास कर रहे हैं। तो यही थकान है। तो इस खालीपन को समझने से जीवन का खालीपन दूर हो जाता है।